हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 1 जून और आज की इस वीडियो में हम 1 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम केयर फंड योजना की शुरुआत किसने की है? तो पीएम केयर्स फंड की घोषणा ये भी हाल ही में की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। किन के लिए की गई है? तो इस लॉकडाउन के दौरान ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों ही खत्म हो गए हैं कोरोना महामारी के बीच और ये अनाथ हो चुके हैं, तो बेसिकली इन्हीं के लिए ये योजना शुरू की गई है। और ये जो डेटा रिलीज किया गया है इसमें ये पाया गया है कि लगभग 577 यानी कि 577 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। तो इन्हीं के लिए ये योजना है जिसके तहत इन्हें आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। और इस योजना के तहत जो बच्चा है ये 18 वर्ष तक की आयु, जब तक ये 18 साल का हो नहीं जाता तब तक इस फंड के माध्यम से इसे योगदान दिया जाएगा और योगदान के लिए उन्हें 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। और इनकी पर्सनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 5 सालों तक, मतलब कि जब ये 18 साल के हो जाएंगे, 18 से 23 साल के बीच इन्हें मासिक वजीफ़ा, आप कह सकते हैं एक तरह की पॉकेट मनी इन्हें दी जाएगी। और जब ये 23 साल कंप्लीट कर लेंगे, मतलब कि एक तरह से जब ये मैच्योर हो जाएंगे, तब इन्हें व्यक्तिगत रूप से इनके उपयोग के लिए 10 लाख रुपए की ये जो राशि है ये पूरी तरह से इन्हें सौंप दी जाएगी। और ऐसा ही फैसला केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। अगला है आईपीएल 2021, इसका स्थानांतरण कहाँ किया गया है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईपीएल के मैचेस तो चल ही रहे थे, कुछ मैच हुए भी। इसी बीच क्या हुआ कि ये जो कोरोना वायरस है इससे कुछ टीम मेंबर भी प्रभावित हो गए, तो इस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन इसके जो बाकी के मैचेस हैं ये तो होने हैं। और ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? पिछले साल की भांति ये यूएई में आयोजित किया जाएगा। यूएई, इसके बारे में हम बीते दिनों से डिस्कस कर भी रहे हैं। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम। और दुबई, ये भी यूएई में स्थित है। देखिए, जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये इंडियन करेंसी को स्वीकार करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट भी है। इसी दुबई में दुनिया का सबसे ऊंचा झूला भी स्थापित किया गया है यूएई के द्वारा। इसका पहला मंगल मिशन यानी कि मार्स मिशन, जिसका नाम है होप, ये भी लॉन्च किया गया है। साथ ही इन्होंने अपने देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, इनके नाम की भी घोषणा की है। इनका नाम है नूरा अल मतरोशी। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेता है संजय दत्त, इन्हें यूएई गवर्नमेंट के द्वारा क्या दिया गया है? गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले ये पहले अभिनेता बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ स्थित है? नेपाल में। तो इसी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो कि बन गए हैं आर्थर मुइर। इनकी उम्र है 75 साल, जो कि बिलोंग करते हैं अमेरिका से। इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है? इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है बिल बुकरे का, जिन्होंने 67 साल की उम्र में 2009 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया था। यहाँ से आप बाकी ऑप्शन भी याद रखेंगे जो कि चर्चे में रहे हैं। एक तो है आर्थर मुइर, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं। झांग होंग, ये कौन है? तो ये ऐसे, मतलब कि एशिया के ऐसे पहले व्यक्ति हैं और दुनिया के ऐसे तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। और त्सांग यिंग हुन, इनका नाम भी चर्चे में है। ये हांगकांग से बिलोंग करती हैं और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली, मतलब कि सबसे कम समय में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली, लगभग इन्होंने 26 घंटे में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। और ऐसा करने वाली ये दुनिया की पहली महिला बनी है सांग यिंग। कामी रीता शेरपा, जो कि नेपाल से ही बिलोंग करते हैं, माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार, मतलब कि टोटल 25 बार चढ़ाई करने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। माउंट एवरेस्ट जो कि स्थित है नेपाल में, नेपाल जो कि भारत का पड़ोसी देश है। इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। और इसकी हाइट क्या है? तो करंट हाइट है इसकी 8848.86 मीटर। साथ ही इसी माउंट एवरेस्ट पर जो चाइना है इसके द्वारा एक कोरोना संक्रमण रेखा भी खींची गई है, कोरोना विभाजन रेखा। हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार ये किसे दिया गया है? तो इसका एडिशनल चार्ज संभालेंगे कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह ये है कौन? तो ये प्रेजेंट टाइम में सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके महानिदेशक हैं। और ये तब तक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक रहेंगे जब तक इस पद पर कोई और व्यक्ति नियुक्त नहीं हो जाते हैं। अब यदि हम बात करें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की,
तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अब यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें जो कि करंट से रिलेटेड है, तो हाल ही में जो सुबोध कुमार जायसवाल है, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के महानिदेशक बने हैं। YK सिन्हा, ये भी हाल ही में हमारे नए चुनाव आयुक्त बने हैं। और जो सुशील चंद्र हैं, ये हाल ही में भारत के 24वें क्रम के निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं। इन्होंने स्थान लिया है सुनील अरोड़ा का। सुनील अरोड़ा जो कि अब गोवा के राज्यपाल बन गए हैं। अगला है, हाल ही में किसने पुराने गोवा में दूसरे फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया है? तो लास्ट ईयर ही मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का ये जो पहला फ्लोटिंग जेट्टी है, फ्लोटिंग जेट्टी कहने का मतलब है कि ये जो तैरता हुआ घाट है, ये स्थापित किया गया था गोवा में। और गोवा में ही ये जो दूसरा फ्लोटिंग जेट्टी है, इसका उद्घाटन किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। ये कौन है? तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे जल राज्य मंत्री है, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो फ्लोटिंग जेट्टी है, जो कि पुराने गोवा से किसे जोड़ेगा? पंजिम को जोड़ेगा। पंजिम की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है पंजिम की लोकेशन। पंजिम और ओल्ड गोवा को ये कनेक्ट करेगा, मतलब कि इन दोनों के बीच में ये कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम करेगा। साथ ही इससे क्या होगा कि इन दोनों ही स्थानों के बीच फेरी और क्रूज सर्विस, फेरी तो आप सभी जानते हैं, नाव के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे कि जो टैक्सी सर्विस होती है, सेम उसी तरह से ये फेरी सर्विस होगी, जो कि इसी स्थान पर शुरू की जानी है। अच्छा, ये जो तैरता हुआ घाट है, ये किस नदी पर बनाया गया है? मांडवी नदी पर। गोवा की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी ये यही पणजी है। ये मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल अभी मैंने बताया है ये है सुनील अरोड़ा। गोवा मुक्ति दिवस जो कि मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ही गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। साथ ही गोवा में स्थित है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जबकि सलीम अली नेशनल पार्क जो कि स्थित है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा गोवा भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने कोरोना महामारी के लिए, मतलब कि इसके इलाज के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल किया था। भारत का पहला बालू टिब्बा पार्क यानी कि सैंड ड्यून पार्क, ये इसी गोवा में ही स्थापित किया गया है। अगला है, किस राज्य की हाई कोर्ट ने मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया है? तो हाल ही में जो केरला हाई कोर्ट है, इसने इस फैसले को असंवैधानिक बताया है कि राज्य में मुसलमानों को 80% स्कॉलरशिप नहीं दी जा सकती, और इसी के कारण इस फैसले को रद्द कर दिया है केरल हाई कोर्ट ने। तो केरल में क्या था कि 80% स्कॉलरशिप ये मुस्लिमों को दिया जाता था, और बाकी का जो 20% है यहाँ के ईसाइयों को दिया जाता था। तो यहाँ का ये जो 6 साल पुराना फैसला था, इसे केरल हाई कोर्ट ने बदल दिया है। यदि हम बात करें केरल की, तो इसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम। मुख्यमंत्री दोबारा बन गए हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा से संचालित, हालांकि ये करंट का नहीं है, लास्ट ईयर की न्यूज़ है ये। सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट ये कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है। भारत का पहला लेबर म्यूजियम, लेबर मूवमेंट म्यूजियम, जो कि इसी केरल के अलापुझा जिले में स्थापित किया गया है। और केरल में स्थित है कोझिकोड, जहां भारत का पहला इंडियन वुमन ट्रेड सेंटर, इसकी स्थापना की गई है। सब्जियों के लिए MSP का निर्धारण करने वाला पहला राज्य, साथ ही डिजिटल एजुकेशन वाला पहला राज्य, ये भी केरल ही है। अगला है, हाल ही में किस देश ने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने का फैसला किया है? तो ऐसा फैसला भी हाल ही में चाइना के द्वारा किया गया है। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में चाइना में ये जो 7वीं जनसंख्या जनगणना रिपोर्ट जारी की गई थी, इसमें क्या बताया था कि चाइना ने अभी तक की, मतलब कि बीते वर्षों से यदि कंपेयर किया जाए तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। और इसी के बाद चाइना के जो विशेषज्ञ हैं, इन्होंने ऐसा बयान जारी किया था कि 2025 तक जो भारत है, ये चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा। तो चाइना में हो क्या रहा है? आप लोगों ने हेडलाइन तो पढ़ी ही होगी कि क्या चाइना बूढ़ा होते जा रहा है। बूढ़ा होते जा रहा है कहने का मतलब है, इसे आप ऐसे समझेंगे कि 2009 तक यहाँ क्या चलती थी? 1 चाइल्ड पॉलिसी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या ये शुरू से ही चाइना की थी। तो इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई, जो कि 2009 तक चली। इसके बाद ये जो रेशियो है बिगड़ ना जाए, बूढ़ों और बच्चों के बीच का जो रेशियो है, इसे समान करने के लिए 2009 में यहाँ की सरकार ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी। मतलब कि चाइना में ऐसे व्यक्ति जो कि अपने माता पिता के तो इकलौते संतान हैं, ऐसे व्यक्ति यहाँ 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना में ये देखा गया है कि यहाँ जो यूथ की आबादी है, इसमें गिरावट आई है, जबकि यहाँ के जो बूढ़े लोग हैं, 60 साल से अधिक उम्र के लोग, इनकी आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। अब इसका क्या मतलब हुआ?
तो कहने का मतलब है कि चाइना में जो कामकाजी लोग हैं ये बच्चे नहीं कर रहे हैं। बच्चे नहीं कर रहे हैं कहने का मतलब है कि ये यहाँ की पॉलिसी का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। इनकी तो संतानें हैं नहीं, जबकि जो 60 साल के अधिक उम्र के लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, ये आने वाले कुछ समय में ये तो दुनिया से चले ही जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ जो जनसंख्या का रेशियो है ये पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें यह पाया गया है कि चाइना में बीते वर्ष मतलब कि 2020 में 12 मिलियन बच्चे पैदा हुए हैं, जबकि 2019 में कितने हुए थे? 14.6 मिलियन। मतलब आप देख सकते हैं कि एक साल में इसने अपनी आबादी को कितना कंट्रोल किया है। एक साल में इसने अपनी आबादी 18% कम कर ली है। तो चाइना की जनसंख्या में मतलब कि इनके रेशियो में एकदम से ज़्यादा गैप ना आ जाए और चाइना जल्दी बूढ़ा ना हो जाए, इसके लिए अब इसने अपने देश में 3 बच्चों को भी अलाउ कर दिया है। तो चाइना ने किस तरह से अपने देश में जनसंख्या को कंट्रोल किया है स्टेप बाय स्टेप, भारत को भी इससे सीख लेनी चाहिए। मतलब कि इनकी पॉलिसीज से हम तो कुछ सीख भी सकते हैं। जैसे कि भारत में कुछ राज्यों ने ऐसा फैसला कर रखा है कि जिन राज्यों में किसी माता पिता के 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो कुछ अच्छे फैसले किए जा सकते हैं, क्योंकि भारत में 2 ही चीज़ें हैं जो कि तेज़ी से बढ़ रही हैं। एक तो है जनसंख्या, दूसरी है बेरोजगारी। तो इसे कंट्रोल करने के बारे में विचार करना ही चाहिए। चाइना की यदि हम बात करें, इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनवी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। हाल ही में चाइना का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये चर्चे में रहा है। ये कहाँ से गुजरता है? तो भारत में यदि आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के पास ये जो काराकोरम दर्रा है यहाँ से गुजरता है और पाकिस्तान के ग्वादर में जाकर के मिलता है। और चाइना का एक और प्रोजेक्ट है जो कि चर्चे में रहा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। और इससे कौन एग्जिट हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, जिसके कारण चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक संबंधों को ख़त्म कर लिया है। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये कब मनाया गया? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये 31 मई को मनाया गया है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो तंबाकू से हेल्थ को क्या क्या नुकसान होते हैं इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल 31 मई को ये दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 28 मई को क्या मनाया गया है? तो 28 मई को मनाया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल डे, जबकि 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया गया। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया है कि ऐसे बच्चे जो अनाथ हुए हैं इन्हें वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराएगी केंद्र सरकार। ऐसे में राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। जैसे कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है इसने महतारी दुलार योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत ये राज्य में कोरोना के दौरान मतलब कि कोरोना संक्रमण से ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं रह गए हैं, जो अनाथ हो गए हैं, इनके लिए महतारी दुलार योजना की शुरुआत की है, ताकि इस योजना के तहत ये उन बच्चों को वित्तीय सहायता दे सके। ऐसे ही उत्तराखंड में वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में कोविड बाल कल्याण योजना के तहत इन्हें ये सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है। सेम वैसे ही असम में अब शिशु सेवा योजना इसे मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत होगा क्या कि यहाँ जो बच्चे अनाथ हुए हैं इनकी देखभाल करने वाले जो व्यक्ति हैं, अब माता पिता तो है नहीं, तो ऐसे व्यक्ति जो कि इन अनाथ बच्चों की देखभाल करेगा, इन्हें 3500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके माता पिता तो चले गए, इसके बाद भी इनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, तो ऐसे बच्चों के रहने के लिए इन्हें आवासीय विद्यालयों और संस्थानों में भेजा जाएगा और इसका पूरा खर्चा ये राज्य सरकार उठाएगी। अब इसके तहत इन्हें 3500 रुपये दिया जाना है, जिसमें कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को पीएम केयर फंड के बारे में बताया था, इससे 2000 मिलेंगे, बाकी के 1500 ये देगी असम गवर्नमेंट, टोटल मिलेंगे 3500। असम की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा। देखिए चेंज हो गए हैं, इसे मैं PDF में मॉडिफाई कर दूंगी। राज्यपाल है जगदीश मुखी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। प्रमुख त्यौहार है बिहू। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये माजुली नदी द्वीप है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसकी आधारशिला जोगी गोपा में रखी गई है, असम में स्थित है। जबकि जो भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये बनाया जाना है गुजरात में। अगला है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में वुमेन कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? नाजिम किज़ाइबेने, जो कि बिलोंग करती हैं कजाकिस्तान से, और इन्होंने हराया किसे है? इन्होंने हराया है भारत की मैरी कॉम को। तो गोल्ड जीता है नाजिम किज़ाइबेने और इसमें सिल्वर जीता है मैरी कॉम ने। जबकि भारत की ही जो पूजा रानी है ये 75 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो आप ये याद रखेंगे कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जो कि आयोजित की गई दुबई में। दुबई से रिलेटेड सारे फैक्ट तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था यूपी। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, बुद्ध की
मतलब कि भारत में बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।